अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ अस्मा शेख। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम बचपन में ही यतीम हो गए थे और इस तरह इनकी परवरिश की जिम्मेदारी इनकी वालदा पर आ गई। वो इसकी मजहबी तालीम की खुद निगरानी करती थी और इसकी दुनियावी तालीम के लिए मुख्तलिफ उस्ताज़ा की खिदमत हासिल करती थी। ये चचा हज्जाज बिन यूसुफ थे जिन्होंने इसे हुकूमत और जंग का फ़न सिखाया। कहा जाता है कासिम एक ज़हीन और तहजीब याफ्ता नौजवान था जिसे 15 साल की उम्र में बहुत से लोग अपने चचा का सबसे बड़ा असासा समझने लगे थे। अपने भतीजे की सलाहियतों पर इत्मीनान के इजहार के तौर पर हज्जाज ने अपनी बेटी की शादी कासिम से करवा दी। 16 साल की उम्र में इन्हें अजीम जनरल कतीबा बिन मुस्लिम के मातहत खिदमत करने का कहा गया। इनकी कमान में मोहम्मद बिन कासिम ने महारत से लड़ाई और फौजी मंसूबा बंदी का हुनर दिखाया। एक जनरल के तौर पर कासिम की सलाहियतों पर हज्जाज का मुकम्मल भरोसा इस वक्त और भी वाजिया हो गया जब इसने इस नौजवान को सिंध पर सबसे अहम हमले का कमांडर मुकर्रर किया। जब वो सिर्फ 17 साल का था, मोहम्मद बिन कासिम ने हज्जाज को दुरुस्त साबित किया जब वो बगैर किसी परेशानी के अपनी तमाम फौजी महामात जीतने में कामयाब हो गए। इसने दीबल, रावर, ओच और मुल्तान जैसे मकामात पर भी कब्जा करने में अपने दिमाग और फौजी महारत दोनों का इस्तेमाल किया। कहा जाता है तारीख बहुत से दूसरे कमांडरों पर फख्र नहीं करती जिन्होंने इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी फतह हासिल की। मोहम्मद बिन कासिम एक अजीम जनरल होने के साथ साथ एक बेहतरीन मुंतजिम भी थे। इसने जिन इलाकों को फतह किया वहाँ अमन और अमान के साथ साथ एक अच्छा इंतजामी ढांचा भी कायम किया। वो एक नेक दिल और दीनदार इंसान थे। वो दूसरे मजहब का बहुत एहतराम करते थे। इनके दौरे हुकूमत में हिंदू और बुद्ध मत की रूहानी पेशवाओं को वजीफा दिया जाता था। मुल्क के गरीब लोग इनकी पॉलिसियों से बहुत मुतासिर हुए और इनमें से बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया। अपने पुराने मज़हब पर कायम रहने वालों ने इसकी शान में मुजस्मे बनाए और इनकी सरजमीन से रुखसती के बाद इसकी पूजा करने लगे। कहा जाता है मोहम्मद बिन कासिम अपनी फर्मा बरदारी के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे। वलीद बिन अब्दुल मालिक का इंतकाल हुआ और इसके बाद इनके छोटे भाई सलीम ने खलीफा बनाया। सलीम हज्जाज का दुश्मन था और इसने कासिम को वापस बादशाही का हुक्म दिया। कासिम को इन दोनों की दुश्मनी का इल्म था। इससे मालूम था कि इस दुश्मनी की वजह से इसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाएगा। वो आसानी से खलीफा का हुक्म मानने से इनकार कर सकता था और सिंध में अपनी आज़ादी का ऐलान भी कर सकता था। इसके बावजूद इसका ख्याल था कि अपने हुक्मरान की इताअत की जनरल का फर्ज है, इसलिए इसने मरकज में वापस जाने का फैसला किया। यहाँ वो पार्टी सियासत का शिकार हो गए। जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम 695 के लगभग पैदा हुए। इसका ताल्लुक सकाफी कबीले से था जिसकी इब्तिदा अरब के शहर तवाइफ से हुई थी। वो अपनी माँ की देखभाल में पला भरा और जल्द ही यमन के गवर्नर अपने चचा मोहम्मद इब्ने यूसुफ के लिए बहुत बड़ा सासा बन गए। इसके फैसले, सलाहत और महारत ने बहुत से दूसरे अफसरों को छोड़ दिया और हुक्मरान को मजबूर किया कि वो इस रियासत के महकमे में तैनात करे। वो हज्जाज बिन यूसुफ का करीबी रिश्तेदार भी था। हज्जाज के असर और रसूख की वजह से नौजवान मोहम्मद बिन कासिम को 9 उम्री में ही फारिस का गवर्नर मुकर्रर किया गया और इसने इस इलाके में बगावत को कुचल दिया। एक मशहूर रवायत भी जो इसे हज्जाज बिन यूसुफ के दामाद के तौर पर भी पेश करती है। इसने अमवी खिलाफत के लिए दरिया सिंध के साथ साथ पंजाब के इलाकों को भी फतह किया। हिंदुस्तान की फतह के तवील और कलील मुद्दती दोनों असबाब हैं। अरबों की हिंदुस्तान और मशरकी एशिया से तिजारत थी। तिजारत समंदरी रास्ते से होती थी। सिंध के कज़ाकों की लूट मार की वजह से रास्ता गैर महफूज था। अरब बागियों को भी सिंध में पनाह मिलती है। इस तरह बनु उमैया अपनी हुकूमत को मजबूत करना चाहते थे और तजारती रास्तों को भी महफूज बनाना चाहते थे। हज्जाज की गवर्नरी के दौरान दीबल के बहरी कज़ाकों ने हज्जाज को सीलन के हुक्मरान के तोहफे लूट लिए और अरब के बहरी जहाज़ों पर हमला किया जो श्रीलंका में मरने वाले मुसलमान फौजियों के यतीमों और बेवाओं को ले जा रहे थे। कहा जाता है इस तरह अमूरी खिलाफत को एक जायज़ मकसद फराहम किया जिसने इन्हें मकरान और सिंध के इलाकों में कदम जमाने के काबिल बनाया। अमवी खिलाफत ने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर हमला करने का हुक्म दिया। इसने 6000 शामी घोड़सवारों की क़यादत की और सिंध की सरहद पर इसके साथ एक पेशगी मुहाफिज और 6000 ऊंट सवार और 5 कैटलिट्स यानी के मुनजानिक थे। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले दीबल पर कब्जा किया जहां अरब और फौज ने सिंध के साथ साथ कूच किया।
रोहरी में इसकी मुलाकात दाहिर के वफात से हुई। दाहिर जंग में मर गया, इसकी फौज को शिकस्त हुई और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्जा कर लिया। कहा जाता है मोहम्मद बिन कासिम 712 में दीबल में दाखिल हुआ और इनकी कोशिशों के नतीजे में दीबल पर कब्जा करने में कामयाब भी हुआ। इसने यके बाद दीगर नेरोन किला, जिसे सिक्का कहा जाता है, बरहमन आबाद, अलूर और मुल्तान और गुजरात में अपनी फातेहाना पेशरफ जारी रखी। मुल्तान की फतह के बाद इसने अपने हथियार कश्मीर की बादशाही की सरहदों तक ले गए, लेकिन इसकी बरतरफी ने मजीद पेश कदमी रोक दी। अब मुसलमान पूरे सिंध और शमाल में कश्मीर की सरहदों तक पंजाब के एक हिस्से के मालिक थे। कहा जाता है फतह के बाद इसने एक मफाहमत की पॉलिसी अपनाई, जिसमें मकामी बाशिंदों से इनकी मजहबी और सकाफती तरीकों में अदम मुदाखलत के बदले में मुस्लिम हुक्मरानी को कबूल करने का मुतालबा किया। इसने टैक्स के मजबूत निज़ाम के साथ अमन भी कायम किया। बदले में इसने मकामी लोगों के जानो माल की हिफाजत की जमानत भी फराहम की। इसी तरह हजाज का इंतकाल 714 में हुआ। जब वलीद बिन अब्दुल मालिक का इंतकाल हुआ तो इसका छोटा भाई सलीम खलीफा बना। वह हजाज का खानदान का सबसे छोटा भाई सुलेमान खलीफा बना। वह हजाज के खानदान का सख्त दुश्मन था। इसने सिंध से मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाया, जिसने एक जनरल का फर्ज समझा कर हुक्म की तामील की। जब वो वापस आया तो 18 जुलाई 715 को 20 साल की उम्र में इसको मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ वो पार्टी सियासत का शिकार हो गए। इन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया गया, जहाँ वो 20 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। बहुत से मौरखीन का ख्याल है कि अगर चंद साल और इसे दिए जाते तो पूरे जनूबी एशिया के खिते को ये 20 साल का नौजवान फतह कर लेता। जी, तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, जो कि एक बहुत छोटे उम्र के हुक्मरान थे, जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में बहुत से इलाकों को फतह किया था और ये भी एक मुस्लिम हुक्मरान ही थे। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।